Good morning students, welcome once again in Eklavya International Online Classes. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी बेटा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, उसके एग्जांपल्स के बारे में, और डेली रूटीन में अपन कहाँ कहाँ उसे यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में भी अपन ने बात करी थी. साथ ही अपन ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के साथ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था with the help of the second law of motion. But today we are going to start our third law of motion. According to third law of motion, if any object is exerting a force on a first one and two objects are respectively connected to each other, then first object if exert the force, first object exert the force on the second object, then second object also will exert, then second object also will exert the force on the first object. What is the meaning of it? मान लीजिए कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से फर्स्ट ऑब्जेक्ट जब सेकंड ऑब्जेक्ट के कनेक्ट में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जितना फोर्स आपके सेकंड ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है उतना ही फोर्स आपका सेकंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट करेगा, उतना ही फोर्स वो उसके ऊपर लगाएगा. तो बेसिकली हम आपके थर्ड लॉ ऑफ मोशन को इस तरीके से स्टेट कर सकते हैं कि इफ़ two objects are coming towards to each other, coming into contact to each other, then if first object is exerting the force on the second object, then opposite force will applied with the second object. It will be simultaneously equal but opposite. बराबर होगा लेकिन क्या होगा, अपोजिट टू दी फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट. यानी मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आते हैं और फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक ये दो मार्कर्स के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ, टू मार्कर्स के थ्रू, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ये सेकंड ऑब्जेक्ट मान लीजिए. अगर इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाया जाए और ये फर्स्ट वन इस सेकंड वन के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो सेकंड वन भी फर्स्ट वन के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा. तो लेकिन होगा क्या कि इसका और इसका फोर्स जो अप्लाई हो रहा है एक दूसरे के ऊपर वो होगा तो इक्वल, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा. इसका होगा इसकी तरफ यानी ए से बी की तरफ और इसका होगा बी से ए की तरफ. तो इस तरीके के एक तरीके से कह दें कि एक्शन जो होता है, फर्स्ट वन जो एक्शन होता है सेकंड वन के साथ, उसका जो एक्शन होता है उसके लिए रिएक्शन आपको पहले से मिल जाता है, या यूँ कह दें कि उसी टाइम पर आपको एक्शन का रिएक्शन मिलता है. तो इसीलिए आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं. यानी आप एक एक्शन कर रहे हैं, उसके पीछे जो छिपा हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स वो एज अ रिएक्शन आपको क्या करता है, मिलता है. जैसे कि एक एग्जांपल अपन ले जिसके अंदर फुटबॉल प्लेयर्स जो होते हैं, आपने देखा होगा कई बार आपस में क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं. तो ये भी आपने देखा होगा कि इंजरीज़ जो होती है वो एक को नहीं होती बल्कि दोनों को इंजरीज़ होती है, दोनों इंजर्ड हो जाते हैं. तो बेसिकली हुआ क्या कि हो सकता है कि गोल करते टाइम हुआ हो या उस बॉल को कलेक्ट करते टाइम हुआ है, वॉट एवर द सिचुएशन, वो उसके ऊपर अपन नहीं जाएंगे कि क्या सिचुएशन थी जिसकी वजह से उन दोनों को टकराना पड़ा या क्या ऐसा रीज़न था. बट जब टू प्लेयर्स
अगर बॉल को कलेक्ट कर रहे हैं या फिर गोल करना चाह रहे हैं, उस रिगार्डिंग अगर वो दो प्लेयर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड हो जाते हैं, टकरा जाते हैं, कॉलिजन होता है उनका, तो उस कोलाइडेशन वाली प्रोसेस के बाद फर्स्ट प्लेयर को भी और सेकंड प्लेयर को भी, दोनों को ही इंजरीज़ का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एक एग्जांपल और लें अगर अपन, तो आप अपनी बुक के अंदर देखिएगा, उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक एक्टिविटी दी हुई है जिसके अंदर आपको बताया हुआ है कि एक वॉल या किसी भी रिजिड एक स्टैंड लेना है जो रिजिड हो, यानी अपनी जगह से हिलता ना हो, जैसे कि वॉल ही ले सकते हैं आप। इस वॉल के ऊपर एक क्लिप लगा दीजिए या कोई भी ऐसा पार्ट लगाइए जिससे कि आप किसी स्प्रिंग को अटैच कर सकें, ठीक है। नेल, आयरन नेल वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। अब आप एक स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं जिस पर आपने डाटा रीडर लगा रखा है, जिसके अंदर फोर्स कितना लगेगा वो आप इसके अंदर रीड कर पाएंगे। इसके साथ आपने एक सेकंड फिर से क्या कर ली है, एक फिर से एक स्प्रिंग अटैच कर ली है जिसका रीडर भी आपने इसके साथ लगा दिया है। अब आप इसको पीछे की तरफ से क्या कर रहे हैं, पुश करते जा रहे हैं। यानी बेसिकली देखिए सिचुएशन क्या है कि एक वॉल है, इस वॉल के साथ आपने एक जो भी एक स्टैंड पोजीशन के लिए, एक होल्डिंग पोजीशन के लिए नेल लगा रखी है या फिर कोई भी क्लिप लगा रखी है जिसके साथ आपने फर्स्ट स्प्रिंग को अटैच कर दिया है, जिसको अपन ने नेम दिया है एज अ ए स्प्रिंग। उसके बाद सेकंड स्प्रिंग आपने बी अटैच कर ली है, उसको अपन ने नाम दिया है देखिए बी स्प्रिंग। और उसके बाद आप उसको दोनों को पुश करते जा रहे हैं, यानी फर्स्ट वन इज अटैच्ड विद द वॉल, देन सेकंड वन इज अटैच्ड विद द फर्स्ट वन स्प्रिंग एंड यू आर पुशिंग द सेकंड वन स्प्रिंग। तो सेकंड वन को जैसे आप पुश करेंगे तो आपको पता है ए के ऊपर फोर्स लगेगा, बी के ऊपर फोर्स लगेगा, दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो डायरेक्ट फोर्स जो लगा रहे हैं वो बी वाली स्प्रिंग पे लगा रहे हैं, बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू द बी स्प्रिंग। लेकिन जैसे इस पे स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगेगा, ये इसके ऊपर अपोजिट फोर्स अप्लाई करेगी। तो ये दोनों जो फोर्स होंगे आप उसको रीड करके भी देख सकते हैं कि दोनों के अंदर जो रीडिंग्स आएगी वो दोनों की रीडिंग्स कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी, इक्वल रीडिंग आएगी। तो इस तरीके के फोर्स को हम क्या कह सकते हैं, या इस तरीके के लॉ को जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा रहा होता है, फोर्स लगा रहा होता है, उसको कहते हैं आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें दोनों का जो फोर्स होता है वो इक्वल होता है बट इन द डिफरेंट डायरेक्शन। अब आप अगर और एग्जाम्पल इसके अंदर देखें तो मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको कि जो डेली रूटीन में अपन यूज़ करते हैं, अपन चल पाते हैं किसी भी जगह पे, लेकिन आपने देखा होगा स्लिपरी जगह जहाँ पर होती है, यानी स्मूथ सरफेस के ऊपर चलना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे पानी गिरा हुआ होता है फ्लोर के ऊपर तो आप चल नहीं पाते, या आपने मान लीजिए कि कुछ चिकनी चीज़ जैसे ऑयल गिर गया या कुछ भी स्लिपरी चीज़ हो गई तो उसमें आपको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। उसका रीज़न होता है कि जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है बाय द फ्लोर, वो जो फोर्स है वो क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया, कम हो गया, इसलिए आप स्लिप हो जाते हैं। तो बेसिकली आप फॉरवर्ड मूव जब करते हैं तो आप जो फोर्स लगा रहे होते हैं वो लगा रहे होते हैं फ्लोर के ऊपर, वो भी किस तरफ बैक डायरेक्शन में। और आपका जो फ्लोर होता है जिस पे भी आप चल रहे हैं, फ्लोर पे, रोड पे, किसी भी जगह पे जहाँ पे भी आप चल रहे हैं, वुड फ्लोर हो सकता है, तो जो भी हो आपके फुट के नीचे जो भी सरफेस कनेक्टेड है वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रही है। आपका फिट जो है वो आपके फ्लोर को पीछे की ओर धकेल रहा है, जबकि आपकी जो फ्लोर है वो आपको आगे की ओर पुश कर रहा है, और यही रीज़न है कि आप आगे की ओर मूव कर पाते हैं, मोशन में आ पाते हैं। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि हम फॉरवर्ड मूव कर पाते हैं, वी आर मूविंग फॉरवर्ड एट द फ्लोर, एट द रोड, whatever the situation which we are taking, whatever the condition which we are taking here, doesn't matter, but जो motion का law है that will be the similar in all the situations. अगर फ्लोर ले रहे हैं तो फ्लोर की सिचुएशन में भी, रोड ले रहे हैं तो रोड की सिचुएशन में भी, बस ये है कि जो अपोजिट फोर्स लगाने वाला जो सरफेस है वो चेंज हो जाएगा। अगर फ्लोर ले रहे हो तो फ्लोर आ जाएगा और रोड ले रहे हो तो रोड आ जाएगा।
तो जाहिर सी बात है कि जो आप मूव कर पा रहे हैं, फॉरवर्डली मूव कर पा रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? You are applying the force on the floor and road. Equally, floor and road also will apply force on your feet. Due to that, you will approach towards, है ना, जस्ट बी फॉरवर्डली, है ना। तो फॉरवर्ड अप्रोच जो आप कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, उसका रीज़न क्या है कि रोड या फ्लोर जिस पे भी आप चल रहे हैं वो भी आपके ऊपर क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, वो अपोजिट फोर्स है, इक्वल है। जितना तेज़ी से आप उसे पुश करेंगे उतना ही तेज़ी से वो भी आपको आगे की और वो मूव करने के लिए आपको वो पुश करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप अगर स्लो मोशन में चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, मीन्स यू आर नॉट अप्लाइंग द मच मोर फोर्स ऑन दी फ्लोर एंड रोड, तो आप धीरे धीरे चल पाते हैं क्योंकि पीछे से जो बैकवर्ड पुश आता है रोड का या फ्लोर का वो भी उतना ही आता है। लेकिन अगर आप बहुत तेज़ी से उसे पुश करते हैं, बहुत तेज़ी से उसको पुश करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आप रनिंग प्रोसेस के अंदर आपने देखा होगा आप बहुत तेज़ी से पुश करते हैं तो वो भी आपके ऊपर बैक जो फोर्स लगाता है फॉरवर्ड मूविंग वाला वो भी वो उतनी तेज़ी से लगाएगा, तो आप इजीली रन कर पाएंगे। आपने एक चीज़ देखी होगी कि इसके अंदर थोड़े वेरिएशंस आता है, वो डिपेंड करता है आपके सरफेस के ऊपर। आपने देखो स्लिपरी जो जगह होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, वो आपके ऊपर इक्वल फोर्स जो अप्लाई कर रही होती है वो आपको मिल नहीं रहा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप रफ सरफेस पे बहुत अच्छे से मूव कर पाते हैं, स्लिपरी सरफेस पे नहीं कर पाते हैं। रफ सरफेस पे आप इजीली मूव कर पाते हैं, बट कुशनी सरफेस जो होती है जैसे कि सैंड है या फिर स्नोफॉल हुआ हो, कहीं पे जा रहे हैं और मतलब कि आप घूमने वगैरह अगर गए हों तो आपको पता होगा कि जहाँ पे सॉलिड आइस होती है वहाँ पर भी आप नहीं चल पाते हैं, और जहाँ स्नो होती है आपके पैर क्या होते जाते हैं उसके अंदर धंसते चले जाते हैं, तो आप वहाँ पर भी इजीली मूव नहीं कर पाते, आप टायर्ड हो जाते हैं थोड़ी दूर चलने के बाद। तो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि जो आपका जो सरफेस है वो आपके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी आगे की तरफ या फॉरवर्ड जो मूवमेंट होगा वो कितना हो पाएगा आपका, राइट। उसके बाद की बात अगर करें, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको एक और बताऊं, बुलेट और उसका आपके जो गन होती है उसका भी आप इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं, जो आपकी बुक में भी गिवन है कि जब आप गन को फायर करते हैं, है ना, तो जो बुलेट बाहर की तरफ निकलती है वो फॉरवर्ड मूव कर रही होती है, तो जाहिर सी बात है उसको आपने ट्रिगर के थ्रू आपने क्या किया, गन को फायर जब किया तो आपकी जो बुलेट है उसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया विद द हेल्प ऑफ द ट्रिगर, ठीक है। तो अगर आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बुलेट के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि बुलेट को भी आपके ऊपर क्या लगाना चाहिए, फोर्स लगाना चाहिए। तो आपने देखा होगा या सुना होगा कि जब भी आप गन को फायर करते हैं तो आपको पीछे की तरफ एक झटका महसूस होता है, एक सडन जर्क महसूस होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और उसका रीज़न क्या है, जब बुलेट फायर होती है तो जितना फोर्स आप बुलेट के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, बुलेट भी आपके ऊपर यानी गन के ऊपर उतना ही फोर्स अप्लाई कर रही होती है। और यही रीज़न है कि जो लोग होते हैं जो फायर कर रहे होते हैं वो थोड़ा ध्यान रखते हैं, क्योंकि उस सडन जर्क की वजह से आपका हैंड इंजर्ड हो सकता है, या फिर जैसे राइफ़ल वगैरह को चलाने के लिए आपने देखा होगा या आपने सुना होगा इस बारे के अंदर कि जो उसका पीछे वाला एंड होता है उसको आपको सटा के रखना पड़ता है, आपके शोल्डर के ऊपर आपको रखना पड़ता है ताकि आप उस सडन जर्क को इजीली होल्ड कर पाएँ। लेकिन कई बार होता है कि जो अनट्रेन्ड लोग होते हैं, ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है कि राइट पोजीशन क्या होगी उसको लगाने की, शोल्डर पे कहाँ रखा जाएगा ताकि आप उस जर्क को इजीली सेटल कर सकें अपनी बॉडी के अंदर, या पूरे फोर्स को अपन इजीली शोल्डर के ऊपर अपना इजीली ले सकें। कई बार क्या होता है कि जो अनट्रेन्ड होते हैं और वो राइफ़ल अगर ट्रिगर कर देते हैं और फायर कर देते हैं तो क्या होता है कि शोल्डर जो होता है वो क्या हो जाता है, उतर जाता है, जिसको आप बोलते हैं कि फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर ये अपनी प्लेस को छोड़ देती है, ये बोन जो होती है वो।
तो उसका रीज़न यही है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन वहाँ पर भी अप्लाई हो रहा होता है। जैसे ही बुलेट फायर की जाती है वैसे ही वो गन और राइफल के ऊपर क्या करती है, पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करती है इक्वल अमाउंट का, और अपोजिट डायरेक्शन में कर रही होती है, तो वो फॉरवर्ड मूव कर रही होती है और पीछे की तरफ उसका फोर्स लग रहा होता है। तो उस सडन जर्क को भी हम किससे एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और आपकी बुक के अंदर गिवन है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। उसमें है एक बोट और सेलर का है कि जो छोटी बोट्स होती है उसके अंदर जो सेलर्स होते हैं वो जब जंप करते हैं कॉर्नर ऑफ द रिवर, तो उस टाइम पर आपने देखा होगा कि वो पीछे की तरफ उसको, मतलब आगे की तरफ जब फॉरवर्ड मूव करेंगे, उसको जंप करना है, उस बोट के अंदर से निकल के बाहर आना है। तो जैसे ही वो जंप करेंगे आपने देखा होगा कि जो बोट होगी, उसमें आपकी बुक के अंदर गिवन भी है उसकी पिक्चर, तो उसमें देखिएगा कि जो बोट होगी आपकी वो पीछे की तरफ चली जाएगी जैसे आप फॉरवर्डली मूव करेंगे। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न सिमिलर ही है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज अप्लाइंग ऑन दैट सिचुएशन ऑल्सो। इफ़ यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द बोट देन यू आर मूविंग फॉरवर्ड ड्यू टू द फोर्स विच इज़ अप्लाइड बाय द बोट ऑल्सो। ठीक है, तो आपने फोर्स लगाया बोट पे, बोट ने फोर्स लगाया आप पे, जाहिर सी बात है आपने उसको पीछे की तरफ धकेला और उसने आपको फॉरवर्डली मूव करने के लिए एबल बना दिया। सो यू आर कंफर्टेबल टू जंप फ्रॉम द बोट। ठीक है, तो बैंक में आप इसे उस बैंक पे आप इजीली आ जाएंगे जैसे ही जंप करेंगे। तो उस कंडीशन में भी आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई हो रहा है। ऐसे ही आप नॉर्मल सी बात अगर देखें तो कई बार अपन जैसे स्लैपिंग वगैरह आपने बहुत से बच्चों ने खाई है, और नहीं खाई है तो मम्मी वगैरह की पिटाई तो खाई होगी। तो आपने कई बार कंप्लेन करते हुए सुना होगा मम्मा को या फिर टीचर को कि आज तो मेरे भी हाथ के लग गई, या फिर टीचर बोलता है कि आई एम ऑल्सो हर्टेड जब आपको पनिश कर रहा होता है। तो उसका रीज़न क्या है, जितना तेज़ी से वो आपको मारता है, जितनी तेज़ी से आपके स्लैप लग रही है या मार आपको पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसका अपोजिट रिएक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। आपके मम्मा के हैंड जो है या टीचर के जो हैंड है उसके अंदर भी इंजरीज आ सकती है या फिर उसके लग सकती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी फोर्स से मारा है। ज़्यादा फोर्स से मारा होगा तो उसके हैंड के ऊपर भी उतना ही फोर्स आपके जहाँ पे भी लगी है वहाँ से आपने भी उसके ऊपर क्या किया होगा, फोर्स अप्लाई किया होगा। आप सडनली आप अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि आप हैंड अगर किसी चीज़ पे मारते हैं तो आपकी फिंगर्स रेड हो जाती है। उसका भी रीज़न यही है कि जिस भी चीज़ पे आप मार रहे हैं उतना ही फोर्स, जितनी फोर्स से आप मार रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि जो ये प्रैक्टिसेस होती है, कराटे प्रैक्टिस के लिए कई लोग जाते हैं, तो जो स्लाइड ब्रेक का जो एक एक्सपेरिमेंट होता है, कई बार होता है कि आपका पाम जो होता है वो इंजर्ड हो जाता है, जो शुरुआत में ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि किस तरीके से उसको बीट करना है, किस तरीके से उसको मारना है। तो उस कंडीशन में भी आपको जितना फोर्स लगाना होता है, जिस कंडीशन से फोर्स लगाना होता है, जो रूल आपको अप्लाई करना होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने आप को ही इंजर कर लेंगे उस कंडीशन में भी। तो वहाँ पर भी आपका कौन सा लॉ ऑफ मोशन यूज़ हो रहा होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही यूज़ हो रहा होता है। तो बेसिकली हम इन सभी थ्योरीज से अपन क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, अपना जो कंक्लूज़न होगा वो ये होगा, सारे एग्जाम्पल्स आपको यही बताते हैं। एक और एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर कि एक रोलिंग ट्रॉली आपको लेनी है, एक रोलिंग ट्रॉली के ऊपर और दूसरी रोलिंग ट्रॉली पर आपको स्टूडेंट्स को क्या करना है, स्टैंड बाय करना है। एक बॉय है, एक गर्ल उसके अंदर शो किया हुआ है, और फिर एक बैग फुल ऑफ जिस भी थिंग का आप लेना चाहें, जैसे स्कूल है तो स्कूल में फुल ऑफ बुक्स ही होगा या नोटबुक्स होगा, तो उसको फुल करने के बाद आप बैग को एक दूसरे के ऊपर थ्रो करिए। मीन्स बॉय जो है वो उस गर्ल की तरफ, या बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। तो आपने क्या कर रखा है, रोलिंग बोर्ड जो ले रखा है आपने, जब इस पिक्चर के अंदर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही बॉय या गर्ल जो भी थ्रो करता है तो थोड़ा सा जो फोर्स अप्लाई किया उसकी वजह से वो पीछे की तरफ जाएगा ही जाएगा, और अगर आप उसकी तरफ अगर थ्रो कर रहे हैं देन इट विल ऑल्सो फील द फोर्स।
तो इस कंडीशन में देखिएगा कि जितना फोर्स आपने अप्लाई किया है, जितनी डिस्टेंस एक मार्क कर दीजिए उसके बीचों बीच, तो जितनी डिस्टेंस आपने दोनों के बीच में रखी है, आप जैसे ही उसको थ्रो करेंगे, जितना बैक आपकी जो रोलिंग बोर्ड है, जितना बैकली आपका मूव करेगा, उतना ही अगले वाले पर भी उतना ही इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल भी, ये एक्टिविटी भी यही एक्सप्लेन करती है कि जो फर्स्ट रोलिंग कीबोर्ड जो जिस पे स्टैंड किया हुआ है बॉय को या गर्ल को, तो उस बोर्ड के ऊपर जो बॉय खड़ा है, जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसने भी बैक उतना ही फोर्स अपने ऊपर फील किया है। तो बेसिकली जो डिस्टेंस होगी मूविंग अपार्ट टू ईच अदर, वो डिस्टेंस क्या होगी, दोनों की इक्वल होगी। तो ये भी एग्जाम्पल आपको किसके रिगार्डिंग या किसके सपोर्ट में नज़र आता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के सपोर्ट में ही नज़र आता है। तो ये हुआ आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद आपके चैप्टर के अंदर सिर्फ एक पॉइंट बच जाता है जिसको एज अ टॉपिक दे रखा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम की अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि मोमेंटम बेसिकली होता क्या है और किस पे डिपेंड करता है। मोमेंटम जो होता है वो होता है आपका mv मीन्स मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके अंदर अपन डाटा कलेक्ट करते हैं, फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, और ये भी देखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्शन ऑल्सो। तो ये भी अपन पहले कर चुके हैं, बट इस बार जो अपन टॉपिक लेंगे यहाँ पे वो होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन, देखो आपने बहुत सारे लॉज पढ़े होंगे कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन का मतलब होता है क्या है, प्रिजर्वेशन एक तरीके से, यानी आपने मोमेंटम जो इनिशियली रखा है, फाइनली आफ्टर द चेंजिंग वो ही रहना चाहिए, उसे कहा जाएगा कंजर्वेशन। जैसे कि अपन ने केमिस्ट्री में किया था कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाला, जिसके अंदर अपन मास को कंजर्वेट करते हैं, मास कंजर्वेशन मेथड अपन यूज़ करते हैं वहाँ पे, यानी रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट में जब चेंज हो रहे होते हैं तो अपन उसको कंजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, यानी अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स। वैसे ही अपन ने एक एग्जांपल फिजिक्स के अंदर भी आप स्टडी करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, जिसके अंदर आप एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसे ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी किसको बताता है, कंजर्वेशन को। तो वैसे ही जस्ट लाइक दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कंसिडर कीजिएगा, उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप अपना चैप्टर 9 कंप्लीट कर लेंगे विथ द टॉपिक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आज के लिए इतना ही। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो था वो आज अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा स्टडी भी करिएगा, क्योंकि उसमें पूरा डेरिवेशन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, तो आप उसको स्टडी करिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं स्टडी करी होगी तो भी मैं यहाँ पर अपनी पूरी एफर्ट्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।